सुंदरपुर नाम के गांव में गौरी अपनी सहेली कुमुद के साथ एक सुंदर तालाब के किनारे झुकी हुई मटकी में पानी भर रही थी। तभी वहां गांव के मुखिया का बेटा अशोक आ गया। गौरी 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 गौरी, अरे मेरी प्यारी गौरी, आज तो मैं तुमसे अपने हर अपमान का बदला लूंगा। इतना कहकर अशोक ने गौरी को जोर से तालाब में धक्का दे दिया। गौरी तालाब में गिर गई और हाथ पांव मारने लगी। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ। ये देखकर कुमुद बुरी तरह चौंक गई। वो जोर जोर से गांव वालों को आवाज लगाने लगी। गांव वालों, जल्दी आओ, मेरी सहेली को बचाओ। मुखिया के बेटे अशोक ने मेरी सहेली को धक्का दे दिया। ये सुनकर अशोक बुरी तरह चौंक गया। वो भागने ही वाला था कि तभी वहाँ गांव वाले दौड़ते हुए आ गए। गौरी का पति अर्जुन, उसका पिता सुखदेव, गांव का मुखिया और सब घबराए हुए तालाब की ओर दौड़े। सुखदेव रोते हुए तुरंत तालाब में कूद गया और अपनी पुत्री को बाहर निकाला, लेकिन गौरी संसार छोड़ चुकी थी। हे गौरी आके खोल। हे गौरी देख, मैं आ गया, आके खोल ना गौरी, खोल ना गौरी, गौरी। लेकिन गौरी ने आंखें नहीं खोली। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और उसके भीतर क्रोध उभरने लगा। आखिर अशोक ने गौरी को धक्का क्यों दिया? कुमुद के चिल्लाने पर अशोक क्यों चौंक गया? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। सुंदरपुर गांव में कुमुद और गौरी नाम की दो सहेलियां रहती थीं। दोनों बचपन की मित्र थीं और दोनों बहुत सुंदर थीं। एक दिन कुमुद गौरी के घर के आंगन में नीम के वृक्ष के नीचे बैठी थी। तभी गौरी की माँ वहाँ आई। गौरी, आज मैंने घर पर पूजा रखी है, जा जंगल से फूल तोड़ कर ले आ। तभी गौरी का पिता सुखदेव वहाँ आ गया, जो एक किसान था। बेटा, जंगल में जाओ, लेकिन अकेले मत जाना। अपनी सहेली कुमुद को भी साथ ले जाना। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम दोनों कोई काम अकेले करती हैं क्या? हम तो हमेशा साथ साथ ही रहती हैं। सुखदेव मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद गौरी और कुमुद जंगल में फूल तोड़ने लगी। तभी वहाँ मुखिया का बेटा अशोक आ गया। ए गौरी, तुझे दूर से देखा, गौर से देखा, तुझे दूर से देखा, गौर से देखा तो लगा तेरे से दूर होके हो जाएगी मेरी बर्बादी। मैं कहता हूँ, कर ले मुझसे शादी, शादी। अरे गौरी, आज तो मेरे प्रेम निमंत्रण को स्वीकार कर लेना। देख, मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूँ और तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। अब हाँ कर देना। अशोक, तुमसे ना जाने कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई प्रेम नहीं है। अरे मेरे को वाकई समझ में नहीं आता कि अपन में बुराई क्या है। अच्छा खासा कमाता हूँ, अपन के पास अच्छे खासे खेत हैं। अरे मेरे परिवार का अच्छा खासा गांव में नाम ऊंचा है। मेरे पिता गांव के मुखिया हैं, मुखिया, और उनके बाद अपन इस गांव का मुखिया बनेगा। फिर क्या समस्या है तेरे को? तुमने अपनी इतनी खूबियाँ बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि गांव में तुम्हारी क्या छवि है। रोज रात तुम नशे करते हो, बहू बेटियों को छेड़ते हो, उन पर बुरी नजरें रखते हो। ऐसे बुरे इंसान को मैं अपना जीवन साथी कैसे बना लूं? बताओ, अब यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर अशोक हल्का सा क्रोधित हो गया। अशोक कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। मुझे लगता है अशोक तेरी बात का बुरा मान गया। मान गया है तो मान जाने दो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, लेकिन बेशर्मों की तरह जिद पर आ जाता है। चल गुस्सा छोड़, अब घर चलते हैं। चलो। कुछ देर बाद दोनों घर लौट गई। अगली सुबह गौरी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी मुखिया अपने बेटे अशोक के साथ वहाँ आ गया। गौरी उन्हें देखकर चौंक गई। अरे राम राम मुखिया जी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? सुखदेव, बात यह है कि कल मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो तुम्हारी बेटी से प्रेम करता है।
मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। ये सुनकर सुखदेव गंभीर हो गया। उसने गौरी को इशारे से अंदर बुलाया। कमरे में पहुंचकर सुखदेव ने गौरी से पूछा, गौरी, ये गौरी, ये बता कि क्या तुझे यही लड़का पसंद आया था? अरे सारे गांव में सबसे बदनाम लड़का है मुखिया का बेटा। उसके चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो मुखिया का बेटा है, लेकिन अशोक को कोई भी बाप अपनी लड़की देना ही नहीं चाहता है। और तुझे ये लड़का पसंद आया, यही मिला था तुझे अपना पति बनाने के लिए, है? पिताजी, ये मुझे कई दिनों से तंग कर रहा है। मेरे मन में इसके प्रति कुछ भी नहीं है। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। हाँ, बस बस बस, मैं यही सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से। अरे मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे मन में भी अशोक के प्रति प्रेम तो नहीं है। चलो, ये बढ़िया है। अब मैं खुलकर मुखिया को मना कर सकता हूँ। सुखदेव बाहर आया और हाथ जोड़कर मुखिया से बोला, तो मुखिया जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके घर में नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा। अरे क्या माफ कीजिएगा, क्यों नहीं कर सकते? क्या बुराई है मेरे घर में? क्या समस्या है? अब देखिए, आपके घर में कोई बुराई नहीं है मुखिया जी, लेकिन बात यह है कि आपके बेटे के चरित्र के बारे में भला कौन नहीं जानता। वो खुलेआम अपने रसूख का फायदा उठाकर गरीबों की बहू बेटियों को छेड़ता है और उन पर बुरी नजर रखता है। अब बताइए भला, ऐसे लड़के को कौन बाप अपनी बेटी। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हो गया। बस बस, बहुत हो गया। अरे विवाह नहीं करना है तो मना कर दो, लेकिन इस तरह मेरे परिवार का अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अरे किसने तुम्हें अनुमति दी है एक मुखिया के परिवार, हमारे परिवार का अपमान करने की, है? फिर उसने अशोक से कहा, अरे खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल यहाँ से, चल। दूर खड़ी गौरी हल्की मुस्कान दिए सब देख रही थी। याद रखना गौरी, तुमने अपने घर में मेरा और मेरे पिता का अपमान किया है ना। मैं एक दिन तेरे को सबक जरूर सिखाऊंगा, जरूर। इतना कहकर अशोक अपने पिता के साथ वहां से चला गया। अगले दिन सुबह गौरी आंगन में काम कर रही थी, तभी उसकी माँ उसके पास आई। गौरी, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आज जंगल जाकर लकड़ियाँ काट लाना। तभी वहाँ कुल्हाड़ी लिए कुमुद आ गई। गौरी, क्या जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए मेरे साथ चलेगी? मेरे घर में भी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। माँ भी अभी मुझे यही कह रही थी, हमारे घर में भी ना लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। चलो चलते हैं। कुछ देर बाद गौरी और कुमुद जंगल की ओर चल पड़ी और लकड़ियाँ काटने लगी। तभी उनके कानों में किसी पुरुष की कराहने की आवाज टकराई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति कर्रा रहा है। ठीक कह रही है, हमें जाकर देखना चाहिए। दोनों आवाज की दिशा में बढ़ गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक झाड़ियों में घायल अवस्था में पड़ा था। वो हल्की बेहोशी में कराह रहा था। दोनों घबराकर उसके पास पहुंची। ये तो घायल है। हाँ, इसे उपचार की जरूरत है। हमें इसे तुरंत गांव ले चलना चाहिए। कुमुद गहरी सोच में डूब गई। नहीं गौरी, ये एक अजनबी पुरुष है। अगर हम इसे गांव में ले जाएंगे तो हमसे तरह तरह के सवाल होंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एक काम करते हैं, जंगल में जो हमने झोपड़ी बना रखी है, जहाँ हम कभी कभी समय बिताते हैं, इसे वही ले चलते हैं। जंगली जड़ी बूटियों से इसका उपचार करने का प्रयास करेंगे। गौरी को कुमुद का सुझाव पसंद आया। दोनों ने मिलकर युवक को उठाया और जंगल में बनी झोपड़ी में ले गई। मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ और फल लेकर आती हूँ। इतना कहकर गौरी बाहर चली गई। कुमुद उस सुंदर युवक को गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर युवक के हाथ की अंगूठी पर पड़ी। ये तो किसी धनवान घराने का व्यक्ति लगता है। छोटे मोटे धनवान घराने का नहीं, बिल्कुल बहुत बड़े घराने का युवक लगता है। तभी गौरी जड़ी बूटियाँ लेकर लौट आई। मैं जड़ी बूटियाँ लेकर आ गई। दोनों ने मिलकर जंगली जड़ी बूटियों से युवक का उपचार किया। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम होते होते युवक को होश आ गया। उसने आंखें खोली और गौरी व कुमुद को देखने लगा। कौन हो तुम? तुम हमें जंगल में बेहोशी की अवस्था में मिली थी।
मैं मुझे केवल इतना याद है कि मैं जंगल में घोड़े पर जा रहा था और अचानक से मेरा घोड़ा बेकाबू हो गया और उसने मुझे गिरा दिया। उसके बाद का तो मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मुझे केवल इतना याद है कि मेरा नाम अर्जुन है और इसके अलावा मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा परिवार कौन है, मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं आ रहा। गौरी ने कुमुद की ओर देखा। मुझे लगता है चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। जो भी हो, हमें घर लौटना चाहिए। गौरी ने उसके सामने फल रख दिया। हम दोनों कल सुबह फिर आएंगे। हम तुम्हें अपने गांव नहीं ले जा सकते, तब तक तुम इसी झोपड़ी में आराम करो। इतना कहकर दोनों लकड़ियां उठाकर गांव की ओर चल पड़ी। क्या हमें अपने परिवार वालों को अर्जुन के बारे में बताना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हमें बताना चाहिए। कहीं हमारे परिवार वाले कुछ गलत समझ बैठे तो। हम लड़कियां हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर पहुंच गई। आने में इतनी देर कैसे हो गई? जरूर अपनी सहेली कुमुद के साथ जंगल में घूमने लगी होगी। गौरी कुछ नहीं बोली और मुस्कुराते हुए अपने कक्ष में चली गई। उस दिन के बाद गौरी और कुमुद रोज किसी न किसी बहाने जंगल में अर्जुन के पास जाने लगी। धीरे धीरे अर्जुन स्वस्थ होने लगा। समय के साथ उसकी मुस्कान लौट आई और अनजाने में ही अर्जुन और गौरी के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन गौरी कुमुद के घर आई। वो रोज की तरह जंगल जाने के लिए उत्साहित थी। क्या हुआ? जंगल नहीं चलना? आज मेरी तबीयत सही नहीं है। एक काम कर, तू चली जा। ठीक है, तू आराम कर और अपना ख्याल रख। इतना कहकर गौरी जंगल की ओर चली गई। झोपड़ी में पहुंचते ही अर्जुन ने गौरी को देखा और मुस्कुरा दिया। गौरी, आज तुम्हारी सहेली कुमुद नहीं आई? आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मैं तो इसी मौके की तलाश में था। क्या मतलब? सच बताऊं गौरी, तो बात यह है कि मैं कई दिनों से तुमसे कहने की सोच रहा था कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। गौरी शर्मा गई। सच बताऊं तो मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं बहुत जल्द अपने परिवार को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। कुछ देर तक दोनों बातें करते रहे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गौरी झोपड़ी से बाहर निकल गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि दूर खड़ा अशोक ये सब देख रहा था। कई दिनों से वो गौरी और कुमुद पर नजर रखे हुए था। ओहो, गौरी जी, आप यहाँ गौर फरमा रही हैं। बढ़िया, अपने आप को बड़ी सती सावित्री बताती थी। अब बेटा, कल तो तुझे रंगे हाथों पकड़वाऊंगा। गांव वालों को यहाँ लेकर आऊंगा। इतना कहकर अशोक वहाँ से चला गया। आज भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, आज भी ठीक नहीं है। आज तू अकेली चली जा। गौरी कुछ देर चुप खड़ी रही। मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ और मैं भी तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले तू बता। नहीं, पहले तू बता। कल अर्जुन ने मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया और सच बताऊं, मैं भी अर्जुन से प्रेम करने लगी हूँ। ये सुनकर कुमुद चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुझे अपने पिता से अर्जुन के बारे में बात कर लेनी चाहिए। भले उसकी याददाश्त चली गई हो, लेकिन वह अच्छे परिवार का लगता है और बहुत अच्छा युवक है। अच्छा, अब तू बता, तू क्या कहने वाली थी? कुछ नहीं। जो कहने वाली थी वह बात मेरे दिमाग से उतर गई। तू कब से इतनी भुलक्कड़ हो गई? इतना कहकर गौरी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद गौरी झोपड़ी में पहुँची। वो और अर्जुन बात कर रहे थे कि अचानक झोपड़ी का पर्दा हटाकर अंदर कई लोग आ गए। सुखदेव, मुखिया, अशोक और गांव वाले वहाँ खड़े थे। गौरी सबको देखकर चौंक गई। हाँ, तो देखा तुम सबने। देखो भैया, ये है सुखदेव की बेटी का चरित्र। चुपके चुपके जंगल में एक अजनबी पुरुष से नैन मटक्का चल रहा है।
और उल्टा ये मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। देखो देखो भैया, देख लो, सब लोग गौर से देख लो। और सुखदेव, क्या हाल चाल है? तुम तो कहते थे कि मेरे बेटे का चरित्र ऐसा है वैसा है, कौन अपनी बिटिया देगा? है? अब अपनी बेटी के बारे में क्या कहोगे? क्या कहोगे? बताओ बताओ, अरे बोलो, चुप्पी क्यों हो गई मुंह में? दही जम गया क्या? बोलना। सुखदेव की आंखों में आंसू आ गए। मुझे मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी गौरी। पिताजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ बीमार अवस्था में कुमुद भी पहुँच गई। जब मैंने गांव वालों को जंगल की ओर जाते देखा तभी मुझे शक हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है। कुमुद ने सबके सामने पूरी घटना बता दी। हमने एक घायल युवक की मदद की है। हम चाहती तो उसे गांव लेकर आ सकती थी, लेकिन डर की वजह से नहीं लाई कि कहीं गांव वाले हमें गलत ना समझ लें। गौरी के चरित्र पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। गौरी और कुमुद बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा प्रेम सच्चा है। मैं आपकी बेटी गौरी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अगर आपकी इजाजत होगी तभी। अगर आप मना कर देंगे तो कोई बात नहीं, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, पलट के देखूंगा तक नहीं। अब कहाँ जाऊंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं है। सुखदेव को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। चलो, तुम्हारी याददाश्त भले ही चली गई, लेकिन तुम अच्छे परिवार के लगते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी याददाश्त जल्द ही लौट आएगी। मुझे अपनी बेटी का विवाह तुमसे करके बड़ी खुशी होगी। चलो भाई, चलो, सब लोग चलो चलो, हो गया फैसला, चलो। गांव वाले धीरे धीरे लौट गए। सुखदेव अर्जुन को अपने घर ले आया। एक साधारण मंदिर में गौरी और अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद अर्जुन गौरी के साथ सुखदेव के घर रहने लगा। वो सुखदेव के खेतों में मेहनत से काम करने लगा। उसके आने से सुखदेव को सहारा मिल गया। पिताजी, अब आपको खेत में काम करने की जरूरत नहीं है। आज से सारा काम मैं संभाल लूंगा। आपको बस आराम करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में मुझे दामाद के रूप में एक बेटा भी मिल जाएगा। शाबाश बेटा, शाबाश। समय ऐसे ही बीतने लगा। घर में सुख और शांति का वातावरण था। एक दिन गौरी अपने पति अर्जुन के साथ घर में बैठी थी। तभी कुमुद वहाँ आई। गौरी, कितने दिन हो गए हमें साथ घूमे हुए। पहले हम दोनों तालाब पर हमेशा साथ साथ पानी भरने जाया करती थी। तभी अर्जुन मुस्कुराया। अरे गौरी, अपनी सखा की शिकायत दूर करने के लिए आज तुम कुमुद के साथ तालाब से पानी भराओ। क्या दिक्कत है? जाओ। गौरी कुमुद के साथ तालाब की ओर चली गई। तभी वहाँ अशोक आ गया। अचानक उसने गौरी को धक्का दे दिया। गौरी पानी में गिर पड़ी। आखिर तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी घोड़ी की टापों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही पलों में घोड़े पर सवार सैनिक वहां आ खड़े हुए। उनके बीच राज्य के राजा विक्रम, राजगुरु और अन्य सैनिक मौजूद थे। राजा विक्रम घोड़े से उतरे और अर्जुन के पास आए। ओह, मेरे पुत्र अर्जुन, बेटा, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाशा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कैसे हो तुम? कहाँ चले गए थे? कैसे हो बेटा? ये सुनकर सुखदेव, गांव वाले और अशोक सब चौंक गए। आप कौन हैं? राजा विक्रम स्तब्ध रह गए। महाराज, लगता है राजकुमार अर्जुन अपनी याददाश्त खो बैठा है, लेकिन चिंता ना करें, मुझे ऐसी विद्या आती है जिससे ये अपनी स्मृति वापस पा सकता है। रुकिए। राजगुरु ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और मंत्रोच्चार करने लगे। उनके हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर अर्जुन के मस्तक में समा गई। क्षण भर में अर्जुन की स्मृतियां लौट आए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, पिताजी, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं राजकुमार अर्जुन हूँ। मेरे बेटे, बेटे, ये बताइए कि ये इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है?
और तुम्हारी याददाश्त कैसे गई थी? और ये लड़की कौन है? हो, लगता है ये तो मर चुकी है। राजकुमार अर्जुन ने सारी घटना सुना दी। घोड़े से गिरना, स्मृति खोना, गौरी और कुमुद की सेवा, विवाह और अंत में अशोक द्वारा गौरी की हत्या। ये सुनते ही राजा विक्रम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। देखिए, मुझे नहीं पता था कि अर्जुन इस राज्य के राजकुमार है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए। सैनिकों, इसे बंदी बना लो, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो इसको। राजकुमार, इसने घिनौना अपराध किया है। इसकी सजा मृत्यु नहीं बल्कि आजीवन कारावास होनी चाहिए, ताकि ये हर दिन अपने पाप को याद करे और कभी सुबह का उजाला ना देख पाए। राजकुमार अर्जुन ने अशोक को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। सैनिक उसे बांध कर ले गए। राजकुमार अर्जुन ने आंसूपूर्ण आंखों से अपनी पत्नी गौरी का अंतिम संस्कार किया। उसकी स्मृति में एक समाधि बनवाई गई। फिर वो अपने पिता राजा विक्रम के साथ महल लौट गया। उस दिन के बाद राजकुमार अर्जुन रोज गौरी की समाधि पर आता और घंटों वहाँ बैठा रोता रहता। कुछ दिनों बाद कुमुद वहाँ आई। भाग्य के लिए को कोई नहीं टाल सकता राजकुमार। गौरी भले ही ये संसार छोड़ गई हो, लेकिन हमारी यादों में जीवित है। मुझे भी आती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आप आंसू मत बहाइए, क्योंकि गौरी आपको रोते हुए देख नहीं सकती थी। जब आप रोते होंगे तो उसकी आत्मा भी तड़पती होगी। कुमुद की बातों से राजकुमार अर्जुन को सहारा मिला। धीरे धीरे उसने स्वयं को संभालना शुरू किया। समय बीतता गया। एक दिन राजकुमार अर्जुन ने कुमुद से कहा, कुमुद, मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। न जाने क्यों जब भी तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तुम गौरी की ही छाया हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? कुमुद मुस्कुरा दी। कुछ समय बाद राजकुमार अर्जुन ने कुमुद से विवाह किया और उसे अपने महल ले गया। समय फिर अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। अंधेरी कारगर में अशोक बंद बैठा आंसू बहा रहा था। लोहे की सलाखों के पीछे उसका जीवन सिमट चुका था। अरे अब मुंह लटकाने से क्या फायदा? सारा जीवन तो कारागार में ही कटेगा। अरे भाई, तूने राजकुमार अर्जुन की पत्नी को तालाब में धक्का देकर मार दिया है तो क्या सोचा बच जाएगा? राजकुमार समय के साथ संभल गए और उन्होंने उसकी मित्र कुमुद से विवाह कर लिया। तुझको क्या मिला? आजीवन कारावास। मूर्ख कहीं का। मुझे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा है। सुनो, बस एक बार मेरी राजकुमार अर्जुन से मुलाकात करवा दो। मैं उन्हें एक ऐसा रहस्य बताना चाहता हूँ जिसे जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। बस एक बार मुलाकात करवा दो। अच्छा, कहीं ये तेरी कोई नई चाल तो नहीं है? नहीं, कोई चाल नहीं है। मेरा जीवन तो पहले ही तबाह हो चुका है और गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? बस एक बार मुलाकात करवा दो ना। सैनिक गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद सैनिक ने राजकुमार अर्जुन को सारी बात बताई। राजकुमार अर्जुन कारागार पहुंचा। बताओ, क्या बात करना चाहते हो तुम? मैं उसी दिन बताना चाहता था, लेकिन आप गुस्से में और दुख में थे तो मैं... देखिए, ये बात सच है कि मैंने गौरी को तालाब में धक्का दिया, लेकिन मुझे उकसाने वाली आपकी दूसरी पत्नी कुमुद थी। अपनी जुबान को संभाल कर बात कर अशोक। ये तेरी कोई नई चाल है जो किसी काम की नहीं है, समझा? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमको बताता हूँ। ये उस समय की बात है। कुछ समय पहले अशोक अपने घर के बाहर बैठा था, तभी कुमुद वहाँ आई। तुम्हारी हर चाल नाकाम हो गई अशोक। गौरी को बदनाम करना चाहते थे, लेकिन वह तो अर्जुन की पत्नी बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उस गौरी को बदनाम करके गांव में साबित करना चाहता था कि वो चरित्रहीन है, ताकि वो मुझसे विवाह करने को मजबूर हो जाए। लेकिन अब मैं उससे बदला लूंगा। मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। मुझे पता है कि गौरी को तैरना नहीं आता। मैं उसे तालाब पर पानी भरने ले जाऊंगी, तुम आकर उसे धक्का दे देना। लेकिन ये तो बताओ, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो?
क्योंकि मैं अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन उससे पहले ही गौरी ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया और उसकी पत्नी बन गई। अशोक कुछ देर तक सोचता रहा। लेकिन कुमुद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उल्टा मुझे ही फंसा दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो राजकुमार, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कुमुद से पूछना कि क्या उसे तैरना आता है। वो मना कर देगी, लेकिन उसे ऐसी स्थिति में डालना कि वो तैरने पे मजबूर हो जाए। तब सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने होगी, क्योंकि असली अपराधी मैं नहीं, तुम्हारी पत्नी कुमुद है। मेरी बात पर विश्वास करो, करो मेरी बात पर विश्वास। राजकुमार अर्जुन स्तब्ध रह गए। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। कई दिनों तक अर्जुन अशोक की बातों को सोचते रहे। एक दिन वो कुमुद को जंगल के तालाब पर ले गए। वाह 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 वाह, देखो कुमुद, कितना सुंदर तालाब है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। अच्छा कुमुद, ये बताओ, क्या तुम्हें तैरना आता है? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। अचानक अर्जुन तालाब में गिर पड़ा और डूबने का नाटक करने लगा। मुझे तैरना नहीं आता कुमुद, कुमुद मुझे बचाओ, कुमुद। कुमुद घबरा गई। वो तुरंत तालाब में कूद पड़ी और तैरते हुए अर्जुन को बाहर ले आई। अर्जुन उठ खड़े हुए। हाँ, इसका मतलब कि अशोक सच कह रहा था। क्या मतलब? तुमने कहा था तुम्हें तैरना नहीं आता, फिर आज कैसे कूद पड़ी हैं? कुमुद समझ गई कि सच सामने आ चुका है। हाँ, ये सच है। मैं तुमसे प्रेम करती थी। जब मैंने तुम्हारी अंगूठी देखी तो समझ गई कि तुम साधारण नहीं हो। जब तुम गौरी से प्रेम करने लगे तो मैं उससे ईर्ष्या करने लगी। मैं ये सह नहीं सकती थी कि एक दिन वही राजकुमारी बन जाए। मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो। अर्जुन की आंखों में पीड़ा थी। मैं तो तुम्हें सजा भी नहीं दे सकता कुमुद, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जब भी मैं तुम्हें देखूंगा मुझे गौरी की याद आएगी। कभी तुम्हारे अंदर मुझे गौरी की छाया दिखती थी, लेकिन अब मुझे अपनी पत्नी की हत्यारन दिखती है। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, दफा हो जाओ। तुम्हारी यही सजा है कि जीवन भर अपने पाप को याद करती रहो, घुट घुट के जीती रहो, तुम घुटती रहो। यही तुम्हारी सजा है। जाओ, तुम दूर हो जाओ। कुमुद फूट फूट कर रोती रही। राजकुमार अर्जुन वहाँ से चला गया। समय बीतता गया। कुमुद अपने अपराध बोध में जीती रही और हर दिन अपनी मित्र गौरी को याद करती रही। राजकुमार अर्जुन फिर एक बार गौरी की समाधि के सामने खड़ा था। उनकी आंखें नम थी। गौरी, गौरी प्रेम सच्चा था, लेकिन नियति ने हमसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। ईर्ष्या का एक क्षण जीवन भर का पश्चाताप बन सकता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।